हेलो एवरीवन। ये हम लोग पास क्लास 10th का 2024 का एक पीवाईक्यू है। एसएसटी का सोशल साइंस का है, सोशल स्टडी का ये पीवाईक्यू है। आइए इसे हम लोग देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि इसमें जो कि 3 घंटे का पेपर होता है, आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। टोटल इसका जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स का होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपको इसमें अलग अलग खंड दिए होते हैं, अलग अलग सेक्शन होता है, जैसे सेक्शन का खा ऐसे करके ABCD करके होता है। इसके अंदर आप देखिए कि 2 अंक के जो प्रश्न है ना, जो 2 नंबर के प्रश्न है, उसके लिए आपको 40 शब्द से अधिक नहीं लिखने होते। 3 अंक के जो प्रश्न होते हैं, इसमें 60 शब्द से अधिक नहीं लिखना होता आपको। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको पढ़ लेना होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। MCQ से शुरू करेंगे हम लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बेसिकली ये मेंशन है कि मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है और एक कॉलम सेकंड इधर दिया है। बेसिकली एक कॉलम जो है ये जूरिडिक्शन स्फीयर के लिए है, मतलब कि कितना पावर है इसको बताने के लिए है। इसमें पहला लिख रहा है यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा शेड्यूल होता है ना, शेड्यूल 7, उसमें हमको पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, जिसमें आपको 3 शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा। एक सेंटर लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक बात है। सेंटर लिस्ट पे केवल सेंटर जो है कि लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो है कि जो सब्जेक्ट मेंशन उस पर स्टेट लॉ बनाती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर आपको सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ रेज्यूडरी पावर भी होते हैं जो बेसिकली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यूनियन लिस्ट जो सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अलोन में लॉ नहीं, इस पे तो स्टेट लिस्ट से बना सकता है, तो सेकंड का ये हो जाएगा। तो सेकंड का हमको ए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं और भी मैच कर लेते हैं। वैसे तो हमको आंसर मिल गया एक ही से कि डी नंबर होगा, लेकिन देखते हैं। यूनियन लिस्ट जो सब्जेक्ट होता है, इसमें फॉर यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन इट। ठीक बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर लॉ बना सकती है। तो फर्स्ट का जो होगा वो हमको बी देखने को मिल रहा है। देखिए फर्स्ट का हमें बी देखने को मिल रहा है। जो कंकरेंट होता है, इस पे जो है कि सब्जेक्ट अंडर जुरिडिक्शन ऑफ सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 का सी, आपको 3 का यहाँ पर सी देख रहा है, और फोर्थ का जो बचा हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रेज्यूडरी पावर पे इनके पावर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए डी हमारा जो है कि करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेसिकली क्या बात कर रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट। इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया के पास, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक बात है। ऑल द कम्युनिटीज हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन इंडिया। बेसिकली ये सेकुलरिज्म की बातें कर रहा है, ये सेकुलरिज्म की बातें कर रहा है। ठीक है, कि भारत एक क्या है, पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ पर कोई पंथ नहीं है, मतलब कि सेकुलर कंट्री है इंडिया एक। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, तो सेकुलरिज्म इसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर द बिलीफ इन एंड एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी ऑफ वुमेन। ठीक बात है, वुमेन्स के लिए सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इक्वालिटी की बात कौन एडवोकेट करता है, तो फेमिनिस्ट। ठीक बात है। चौथा क्वेश्चन, इट डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर। ठीक है, कुछ एरिया है जो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होती है। ठीक बात है। आगे क्या कह रहा है, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंस्टेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन। अच्छा, यहाँ पे वर्षा बहुत तेजी से होती है, जिससे यहाँ की जो मिट्टियाँ होती है वो क्या कर जाती है, लीचिंग होती है उसके अंदर। ठीक है ना। तीसरा, ह्यूमस कंटेंट इन लो, किस प्रकार का, लेटेराइट की बात कर रहा है। आपको पता है कि ये भारत है, और भारत का जो कोस्टल इलाका है, ये कोस्टल वाला जो एरिया है, यहाँ पर लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मिट्टियों में लीचिंग होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमस का कंटेंट होता है, ह्यूमस की जो कंटेंट इसमें होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेटेराइट सॉइल की बात है, लेटेराइट सॉइल के बारे में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? रबी क्रॉपिंग सीजन के बारे में हमें कुछ बताना है। चलिए देख लेते हैं। रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर, ठीक बात है। अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट, इसको सोन अक्टूबर और से दिसंबर के बीच, ठीक बात है। और अप्रैल टू मई की जून के बीच हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, ये भी ठीक बात है, ठीक बात है। इसका उल्टा आपको पता होगा कि जो हमारा खारिफ होता है, खारिफ में बेसिकली क्या है, खारिफ में आपको आपको जो है कि क्रॉपिंग को देखें तो ये किस में होता है, आपको ये समर में देखने को मिलेगा, है ना। और इसकी जो है कि अप्रैल टू जून अप्रैल टू जून से स्टार्ट होता है और जो है कि अक्टूबर नवंबर में जाके इसको हम हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राबी का है। इंपॉर्टेंट क्रॉप आर मेज कॉटन जूट, नहीं ऐसा नहीं है। मेज कॉटन जो जूट है, ये तीनों जो क्रॉप आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बेसिकली जो है कि ये बेसिकली आपको खारिफ क्रॉप है। ये जो है कि ये खारिफ क्रॉप है, ना ही कि ये। तो तीसरा जो है कि गलत हो गया। हमको करेक्ट बताना है, ठीक है, करेक्ट बताने हैं। तो तीसरा गलत हो गया, तो ये तो नहीं होगा और ना ये होगा, ठीक है, और ना ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर पढ़े भी नहीं तो बता देंगे। वैसे पंजाब हरियाणा जो उत्तर प्रदेश है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ वीट है, बिल्कुल सही बात है। वीट एक जो है कि विंटर, मतलब कि एक राबी क्रॉप है। तो इस तरह से कुछ इस आंसर को आप अप्रोच कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर, ठीक बात है। फेरस क्या है? तो अगर फेरस की आप बात करें तो क्या फेरस जो है कि नेचुरल गैस होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फेरस के अंदर जो है कि आपको फेरस के अंदर एक प्रकार का ऐसा मिनरल होता है जिसमें आपको निकल, कोबाल्ट और आप Fe, लोहा, आयरन, फेरस भी से बोलते हैं, ये देखने को मिलेगा। तो ये तो नेचुरल गैस में नहीं है। नॉन फेरस के अंदर निकल, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा नॉन मेटेलिक मिनरल लाइमस्टोन, हाँ करेक्ट बात है। एनर्जी मिनरल, नहीं कोबाल्ट नहीं है, ठीक है। तो सी हमारा जो होगा इसके करेक्ट होगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक मिनरल जो है वो लाइमस्टोन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कुछ इंडियन नेशनलिज्म के लिए कुछ हमको करेक्ट पेयर मैच करने हैं, करेक्टली मैच है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, सरदार पटेल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, HSRA, नहीं बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं थे। ये तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी। रेवोल्यूशनरी भारत में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिसमें आपको भगत सिंह वगैरह देखने को मिलेंगे, चंद्रशेखर वगैरह देखने को मिलेंगे, उसमें ही आपको ये देखिए, ये उनका ये ग्रुप था। तो सरदार पटेल तो नहीं, ये तो करेक्ट। ये भगत सिंह जो स्वराज पार्टी, बिल्कुल नहीं, ये थे HSRA में, ठीक है ना। तो उसके अलावा इन्होंने ही बनाया था HSRA को। CR दास की बात करें तो CR दास जो है कि स्वराज पार्टी में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी गलत है। भगत सिंह आपको इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन में, ठीक है। और सरदार पटेल की यदि हम बात करें तो बारदोली सत्याग्रह में देखने को मिलेंगे, जो बेसिकली 1928-29 यही डेट रहा होगा, ठीक है। तो इसमें थे। तो ये भी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है कि अवध किसान सभा, बिल्कुल ये करेक्ट बात है। तो डी हमारा जो है कि करेक्टली मैच्ड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे हम क्या करना है, हमें बताना है, ठीक है। तो अगर डिफीट ऑफ नेपोलियन देख ले तो 1815 में आपको पता होगा बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में हम इसको देखते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें तो 1871 में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है कि वो भी 1871 में, लेकिन थोड़े दिन पहले जर्मनी का था, उसके बाद जो है कि इटली का था। कॉन्स्टेंटाइनपोल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1836। तो आपको देखिए यहाँ से क्रोनोलॉजी बताइए तो सेकंड पहले पे आएगा, उसके बाद से फर्स्ट आएगा, ठीक बात है। देखिए सेकंड है, उसके बाद से फर्स्ट है, फिर उसके बाद से फोर्थ और थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 नहीं, सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे असर्शंस दिए हैं और कुछ उसके रीजन दिया गया है, ठीक है। असर्शंस का कि द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन, ठीक है। बाल्कन एक रीजन का नाम है। आपको पता होगा कि जो बाल्कन रीजन है, ये बेसिकली इसमें आप हम थोड़ा इसको जूम कर देते हैं आपके लिए। आप यहाँ देखिए, जो बाल्कन ये रीजन है,
बाल्कन रीजन की यदि आप बात करें तो बाल्कन रीजन जो है कि सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन रहा यूरोप में 1871 के बाद से। बाल्कन रीजन में आपको रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो, इस प्रकार के कुछ रीजन देखने को मिलेंगे जहां पर स्लेव वाली बातें थी कुछ, और ये जो है कि ऑटोमन रूल के अंदर आता था। ठीक है ना, ऑटोमन रूल वीक हो रहा था, इससे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है कि यहाँ पे डिमांड कर रहे थे। तो ये सब सारी चीजें थी यहाँ पे। तो अगर हम इसकी करेक्ट की बात करें तो यहाँ पर रीजन जो है, आप देखिए मोस्ट सीरियस जो है कि आप यहाँ देखिए मोस्ट सीरियस जो है कि सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन यूरोप में 1871 के बाद से बाल्कन। ठीक बात है। द लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड। ठीक बात है, बिल्कुल असम्पशन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि करेक्ट होगा, क्योंकि बोथ ए और आर ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का। चलिए 10th क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ग्यूस्पी गैरिबाल्डी की बात कर रहा है। तो आपको पता है इटली की यूनिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो ये कुछ 1807 में पैदा हुआ और ये 1882 का अंदर इसका डेथ होता है। इटालियन सोल्जर था। ठीक बात है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इसका रोल था। इसका जन्म नाइस में हुआ था। नाइस जो कि फ्रेंच एम्पायर के अंदर आता है। ठीक बात है ना। अब इसमें ये नहीं मेंशन है कहीं फ्रांस वगैरह, तो आप इसमें बेसिकली इटली कर सकते हैं, क्योंकि आज भी जो नाइस है वो फ्रांस का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन अब ये जो नेशनल, ये गैरिबाल्डी का जो मतलब कि जो इसका नेशनलिज्म था ना वो इटली के लिए रहा। ठीक बात है, तो आप इसको इटली ही कंसीडर करें। नागरिकता भी इसने कहाँ के लिया था, सिटीजनशिप भी इसके पास कहाँ की थी, इटली की थी। ठीक बात है, यहाँ पर बिलोंग टू लिखा है तो हम सिटीजनशिप के हिसाब से कह देते हैं कि इटली में था, लेकिन इसका जन्म जो है वो आपको नाइस फ्रांस में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो इंग्लिश की देखते हैं हम लोग। तो 11 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा, यहाँ पर आपको बेसिकली एक पिक्चर ये दिखाया गया है और इसमें बताना है इन फॉर द इनकम ऑफ द बैंक, मतलब बैंक पैसे कैसे कमाते हैं। इसको आप ध्यान से यदि आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द व्हाट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपोजिटर। डिपोजिटर जो पैसा देते हैं बैंक को और बोरोवर पैसा लेते हैं बैंक से। ठीक बात है, और जो यहाँ पर बैंक है वो बेसिकली क्या करता है कि इनको कुछ इंटरेस्ट पे करता है और इनसे कुछ इंटरेस्ट लेता है। ठीक बात है, इससे इनसे इंटरेस्ट बैंक क्या करेगा, चार्ज करेगा। ठीक है, और इनको इंटरेस्ट पे करता है। बीच का जो डिफरेंस होती है वही बैंक की क्या होती है, इनकम होती है। हमको इनकम के बारे में बताना है कि इनकम ऑफ बैंक क्या हो सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आप देखिए ध्यान से। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बात कर रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया। ठीक बात है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई डू लेंडर ऑफन रिक्वायर कोलेट्रल। ठीक बात है, कोलेट्रल जो आपको कहीं से आप लोन वगैरह लेते हैं, कहीं से पैसे लेते हैं तो आपको उसके लिए कुछ देना पड़ता है ना। ठीक है, तो लोन लेने के समय कोलेट्रल देना पड़ता है। ये क्यों बैंक लेते हैं सब, तो आपको पता है कि मिटिगेट द रिस्क ऑफ द लोन डिफॉल्ट। कहने का मतलब कहीं आप पैसे लेके भाग गए तो इसलिए बैंक क्या करते हैं, आपसे कोलेट्रल लेते हैं। ठीक बात है, कुछ गिरवी लेना। ठीक है, आप यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेवलपमेंट गोल ऑफ द प्रोस्पेरस फार्मर। ठीक है, एक प्रोस्पेरस फार्मर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकते हैं, बेटर वेजेज, अरे नहीं, हायर सपोर्ट प्राइस फॉर, बिल्कुल सही है, हो सकता है। श्योर्ड हाई फैमिली, बिल्कुल सही बात है। मोर डेज ऑफ फॉर वर्क, नहीं, काम कम करना चाहता है वो। तो ये हमारे 2 और 3 जो होंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज का हमें क्या बतानी है, एक एग्जाम्पल बनाना है। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर क्लासिफिकेशन ऑफ जो आपने क्लास 10th का जो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर पढ़ा होगा, सेक्टर ऑफ
इंडियन इकोनॉमी जो क्लास 10th की चैप्टर थी वो होगी, उसके अंदर आपने देखा था कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उसको आप 3 तरह से क्या करते थे, उसका 3 तरह से आप क्लासिफिकेशन करते थे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, नेचर ऑफ एक्टिविटीज के आधार पे। अगला आप किस पे करते थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पे करते थे। उसके अलावा आप ऑनरशिप के बेसिस पे करते थे क्लासिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट के आधार पे जो क्लासिफिकेशन आप करते थे, इसमें आता था 2 और क्लासिफिकेशन, एक ऑर्गेनाइज्ड होता था और एक जो होता था अनऑर्गेनाइज्ड होता था, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता था। ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर आप बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली क्या कहता था आपसे, तो इसमें कहता था कि जो एम्प्लॉय होंगे वो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होंगे, है ना, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा आपको पता था कि इसमें जॉब सिक्योरिटी थी। उसके अलावा हमने देखा था कि इसमें पेड किया जाता, हॉलीडे के लिए भी छुट्टी मिलेंगे तो पेड मिलेगा आपको। इसमें फिक्स्ड आपको वेजेस थी, है ना, वर्किंग आवर भी क्या था, फिक्स था, ठीक है। गुड वर्किंग कंडीशन होता था, पेंशन था इसमें, पर ये सब चीजें इसमें नहीं देगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर था उसमें आपको नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक बात है। तो फार्मर इरिगेट हिज फील्ड, क्या ये ऑर्गेनाइज्ड होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अनऑर्गेनाइज क्या, हैंडलूम वीवर हर हाउस, कोई बात नहीं, अपने घर में कर रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड है। हेडलोड वर्कर कैरिंग सीमेंट, नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड है। टीचर टेकिंग क्लास इन अ गवर्नमेंट स्कूल, बिल्कुल सही बात है, आपको ऑर्गेनाइज दिखने को मिला, क्योंकि हमने आपको बताया कि एम्प्लॉय रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, दुनिया भर की और सब बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एंड ट्रेड सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अच्छा, सरकारों के द्वारा जो है कि बैरियर्स को, जो ट्रेड बैरियर्स वगैरह होते हैं, इसे खत्म किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही बात है, लिबरलाइजेशन कहा जाता है। आपको पता होगा भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, कब आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? 1991 में आई। उस समय हमने एलपीजी इंट्रोड्यूस किया। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उस समय हमने यही सब काम किया, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन इसका करेक्ट होगा। जहां तक अगर बात करें डिसइन्वेस्टमेंट की, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट जो मान लीजिए कुछ ओन करती है, कोई कंपनी गवर्नमेंट मान लीजिए ओन करती है, ठीक है। अब इस कंपनी के कुछ शेयर को गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेच रही है, ताकि पैसा कुछ इकट्ठा कर पाए, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जो कि एक ऐसा एरिया होता है कंट्री का जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है, जहां पर ड्यूटी फ्री होते हैं, मतलब वहां पे टैक्स वैक्स नहीं लगा जाते, ठीक बात है वह, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। एंड उसके बाद से ये एफडीआई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होता है। आपको पता है फॉरेन इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अगर किसी इंडियन कंपनी में कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ पैसे क्या 10% से ऊपर आने चाहिए, ठीक है, तो हम उसे एफडीआई के अंदर कंसीडर करते हैं। अब इतना सारा डिटेल में हम बात नहीं कर सकते, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारा लिबरलाइजेशन करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक? ठीक बात है, पर कैपिटा इनकम रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हमको एक फैमिली मेंबर का या मंथली इनकम एक फैमिली मेंबर्स का है, हमको इसका क्या बताना है, एवरेज इनकम बताना है। सबको जोड़ दीजिए आपस में, सबको आपको अगर जोड़े आप तो 50, 40, 90, 20, 110, 20, 130, 1,30,000 हो जाएगा, 1,30,000 हो जाएगा। और कितने मेंबर हैं? 4 हैं, डिवाइड कर दीजिए, मेरे ख्याल से 32,500 आ जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करें तो 4 से ये 3 बार में चला जाएगा, एंड एक बचा तो 2 बार में डालिए यहाँ पे, 5 बार में, ठीक है, फिर डबल जोड़, ठीक है, इतना ही होगा 32,500। एवरेज आपको पता ही होगा कि सबको सम एंड उसके बाद से नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल सम अपॉन में कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन है चेक एंड बैलेंस प्ले अ डेमोक्रेटिक कंट्री, रोल क्या प्ले करता है चेक एंड बैलेंस किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में? तो ठीक बात है, यहाँ पर आप अगर इसको ध्यान से देखें तो टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट, अरे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो मोनार्की टाइप का दिख रहा है। क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑथोरिटेरिज्म, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं चला, ये सब टाइप की चीज नहीं हो पाई, इसको प्रिवेंट करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, चेक एंड बैलेंस, ठीक बात है ना, सेंटर स्टेट में।
सेंटर स्टेट में और लोकल लेवल पे क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक बात है। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू पार्टी सिस्टम, किस कंट्री के पास दो पार्टी सिस्टम है? चाइना। अरे सिंगल पार्टी है, ये क्या है, ये आपको सिंगल पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ही पार्टी है भाई, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, रुकते हैं इसको, इंडिया को मल्टी पार्टी सिस्टम है, पाकिस्तान मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, पर यूनाइटेड किंगडम की यदि आप बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में बेसिकली टू पार्टी सिस्टम है। इसमें आपको लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी देखने को मिले। जनरली यूरोपियन कंट्री, अधिकांश कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपको टू पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। क्या कह रहा है 20 क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रुसेल में अलग सरकार बनाने में बेल्जियम का प्राथमिक उद्देश्य था? भाषाई समायोजन, अंग्रेजी में देख लेते इसे। अंग्रेजी में आप यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल? इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन। ठीक बात है, इसको आप डिटेल में देखे होंगे, चैप्टर फर्स्ट के अंदर ही है शायद, पॉलिटिकल साइंस में। आप इस क्वेश्चन को देखिए, सजेस्ट एनी टू मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक बात है, जंगल को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, दो मेजर से बचाइए। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए कि आप सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस करें, है ना, जिसकी वजह से आपको पता है कि एक जैसे कि आपने देखा होगा स्लैश एंड बर्न होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग झूमिंग भी बोलते हैं। तो अगर वो सब टाइप की चीज़ करेंगे तो जंगल को ज़्यादा काटना कूटना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस करें, जिससे जंगल उंगल को काटना ना पड़े। इससे फॉरेस्ट का क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। रिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल सही बात है ना। अगर फॉरेस्टेशन हुआ है तो उसको रिफॉरेस्ट करें, मतलब कि दोबारा से जंगल उगाए। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और करके है, इसमें दोनों में से कोई एक ही लिखना है। चलिए इसका भी हम बताते हैं। स्टेट सजेस्ट एनी टू मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अच्छा ठीक है, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए क्या मेजर्स उठा सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। स्टेब्लिश प्रोटेक्टेड एरिया लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने देखा होगा बहुत सारे भारत में नेशनल पार्क्स हैं, आपको आइडिया होगा इसके बारे में, है ना। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उसके अलावा है ना बहुत सारे हैं, काजीरंगा है। ये सब भी याद रखना होता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, काजीरंगा जैसे असम में है। तो ये सब सारी चीज़ें है ना। वो टाइगर सैंक्ट, एक टाइगर रिजर्व्स भी होते हैं, जैसे मानस आपके असम का फेमस है। तो ये सब काम कर सकते हैं। दूसरा, आपको मॉनिटरिंग एंड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। इनकी पोचिंग वोचिंग को रोकने के लिए दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको लिखना था। द सिल्क रूट वॉज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, जो ये सिल्क रूट था चाइना वाला, बेसिकली आपने देखा होगा भारत का जो मैप है, इसके ऊपर यहाँ पे ये जो चाइना है, चाइना के अंदर ये जो सिल्क रूट था, आजकल इसको वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI चाइना कहता है। आजकल इसको रिवाइव करने का काम कर रहा है वो। ठीक है, तो अभी क्या बात कर रहा है यहाँ पे कि सिल्क रूट जो था गुड एग्जांपल था प्री मॉडर्न ट्रेड के में कल्चर लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द, एक्सप्लेन करें स्टेटमेंट को। ठीक बात है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इससे ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होती थी, कल्चरल डिफ्यूजन होता था, रिलीजियस ट्रांसमिशन, जैसे कि आपको पता है बुद्धिज्म इतने दूर तक फैला, नॉलेज एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है, नई आइडिया टेक्नोलॉजी इधर उधर जाएंगी, रोड होगा तो ये सब सारी चीज़ें। एक्सप्लेन द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन बताने हैं तो क्या कह सकते हैं। अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो इससे होगा कि जो डिफरेंट ग्रुप होंगे, है ना, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगा, कन्फ्लिक्ट रिड्यूस होगा, स्टेबिलिटी आएगी, इंश्योर पॉलिटिकल ऑर्डर इंश्योर हो पाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सही बात है। अभी हम आपको सेक्टर बता रहे थे, तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, जैसे अभी हमने आपसे कहा था कि नेचर ऑफ एक्टिविटीज के आधार पे आप ये करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या होते हैं, तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं नेचर से। अगर आप बात करें सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करें, तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि ये डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी सेक्टर पे। तो ये सब टाइप की चीज़ें आपको लिखना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज दैट लेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, 3 बातें बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए लिख सकते हैं। रॉलेट एक्ट आपको पता है 1919 में, है ना,
नो दलील, नो अपील कानून भी बोलते इसको, कि वो बिना ट्रायल वरायल किए आपको जेल वेल में डाल डूल देते थे। ये जलियांवाला बाग में शिकेर भी आप कह सकते हैं 1990 में, ये बड़ी दर्दनाक रहा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसको। ये इसके अलावा आपने इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपको पता है 1940 से लेकर 1918 के बीच हुआ, और इससे जो है कि इकोनॉमिक्स हार्डशिप इंडिया पाई, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ गई थी। तो ये भी कारण समझ सकते हैं आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ 3 कॉजेज अगर सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट के बताना है तो सॉल्ट लॉ वन ऑफ द फेमस है, आपको पता है गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया इसके लिए, साबरमती से डांडी चले गए थे। ठीक बात है। उसमें क्या था बेसिकली कि वो सॉल्ट पे जो है कि गवर्नमेंट कानून लेके चली आई थी कि जो है कि सॉल्ट का प्रोडक्शन केवल गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। साइमन कमीशन आपको पता है 1935 का, हमें अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आनी थी ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने क्या लाया, तो साइमन कमीशन लाया था वो लॉ वगैरह को बनाने बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें केवल वाइट पीपल ही थे। तब ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि अब भारत की बात करें, अब भारत के लिए हम लॉ बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं, उसके लिए सारी चीजें लेके आ रहे हैं, और उसमें भारत के लोगों को ही नहीं शामिल करिए, तो इसलिए इसके विरोध हो रहा था। गो साइमन बैंक आपने देखा होगा। इरविन ऑफर गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग किया था उनसे, 11 डिमांड कुछ किए थे, वो सब नहीं हुआ था, तो वो सब कारण रहे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के। ठीक है, 1930 से जो शुरू होता है। ठीक है, और ये 1920 में है आपको। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। एक्सप्लेन एनी 3 challenges दैट पॉलिटिकल पार्टी ऑफन फेस देयर फंक्शनिंग। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकती है, ठीक बात है ना। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जैसे कि आप देखे होंगे कि टॉप लीडर्स जो होते हैं उनके फैमिली मेंबर ही क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं, जैसे नेपोटिज्म कह सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर ये है। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कहने का मतलब है कि जो ऑर्डिनरी पीपल पार्टी के अंदर जो कुछ पीपल होते हैं उनको कोई अच्छा पोस्ट वोस्ट नहीं मिल पाता, ऑर्डिनरी पीपल को जो वो बड़े बड़े लोग होते हैं वही सारे अच्छे अच्छे पोस्ट लेके चले जाते हैं। ठीक बात है। मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल होता है पॉलिटिक्स को, इससे तो आप परिचित ही होंगे। तो ये सब चैलेंजेस आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। इसे एक्सप्लेन भी करना होता है, वर्ड का ध्यान रख के आंसर को आपको फ्रेम करना होता है। एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी बताना है आपको, आर्गुमेंट वगैरह करना है। इधर को हाउ इज द इशू सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट में सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है आपको पता ही है। इकोनॉमिक्स का पहला इकोनॉमिक जो आपकी बुक है, इकोनॉमिक्स की जो पहली बुक है उसमें डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसमें आपने बहुत अच्छे से कि उधर हमने वो सरदार सरोवर डैम बना दिए नर्मदा रिवर पे, तो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो जो उधर को लोकल पीपल हैं, बाकी तो डेवलपमेंट है, तो उस टाइप की चीज़ें हैं। तो आपको सस्टेनेबिलिटी लाना डेवलपमेंट में, सब चीज़ें आपने देखा होगा। ठीक है, बाकी पेपर भी कभी देखेंगे, लेकिन इतना आपके लिए फिलहाल पर्याप्त है। ठीक है।